नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कैसा होगा मंत्रिमंडल? लेकिन अब लगभग मंत्रिमंडल तय हो गया है और मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई लोगों के इस्तीफे हुए। करीब 9 ऐसे कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है जिनको इस्तीफा देना पड़ा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आखिर वो कौन से मंत्री है जिन्होंने त्यागपत्र दिया अपने पद से और अब इनका क्या होगा, कहां इनको एडजस्ट किया जाएगा, इसको समझेंगे। लेकिन जरा डाल लेते एक नजर उन मंत्रियों की जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो केंद्रीय मंत्री देवश्री है, पश्चिम बंगाल से आती है, इनका त्यागपत्र। साथ ही केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्रीय कैबिनेट में। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटियार। सदानंद गौड़ा केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे। संतोष गंगवार रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे, इन्होंने भी त्यागपत्र दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का भी त्यागपत्र दिया उन्होंने। और बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो ये वो चेहरे हैं कुछ जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। अब इनकी जगह किसको मिलेगी और इनका पुनर्स्थापन कहां होगा, ये बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा हम एक और नजर डालेंगे उन मंत्रियों पर जिनके कद बढ़ने वाले हैं। तो करीब 5 ऐसे मंत्री हैं जिनके कद बढ़ सकते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं उन मंत्रियों पर जिनके कद बढ़ने वाले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बढ़ेगा कद। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी, इनका भी कद बढ़ने जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री मनदीप सिंह, पुरुषोत्तम रूपाला, ये सब वो चेहरे हैं जिनका कद बढ़ेगा। और आर.के. सिंह, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, इनका भी कद बढ़ने जा रहा है। तो अनुराग ठाकुर वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन अब उनका कद बढ़ रहा है। कौन सा मंत्रालय मिलेगा? किरण रेड्डी, जे किशन रेड्डी साहब या किरण रिजिजू, ये सब वो लोग हैं जिन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये वो चेहरे हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी छुट्टी भी हुई, जिसको पहले दिखा रहे थे। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोगों की छुट्टी हुई है, कुछ के कद बढ़ने वाले हैं। लगातार हम इन बात कर रहे हैं कि आखिर करीब 43 ऐसे मंत्री हैं जो बनने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हुई है, कुछ का प्रमोशन होगा, कुछ को 24 ऐसे नए मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे। और उसके साथ ही इस बार के मंत्रिमंडल में अलग अलग लोगों को जगह दी जा रही है, जिसमें चाहे मीनाक्षी लेखी हो, भूपेंद्र यादव, सुनीता दुग्गल, अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर, इनका प्रमोशन होगा। हिना गावित, कपिल पाटिल, ये सब वो चेहरे हैं जो प्रमोशन होने जा रहे हैं। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर किन लोगों को स्थान मिलने वाला है। तो केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने इस्तीफा दिया है अपने पद से। हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री है, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का प्रमोशन होने जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कद बढ़ रहा है, जिसमें मनदीप सिंह भी है केंद्रीय मंत्री, इनको प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही साथ पुरुषोत्तम रूपाला, इनका भी प्रमोशन होगा। प्रमोशन में क्या पद बदला जाएगा, कौन सा विभाग मिलेगा? आर.के. सिंह। तो ये सब वो चेहरे हैं जिनका प्रमोशन होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कुछ के कद बड़े हैं, कुछ के चलिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं।
संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है संदीप जी। साथ ही हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। संदीप पौराणिक जी, अब लगभग तस्वीरें साफ हो गई है। 24 चेहरे हैं जो प्रमोट तो नहीं हो रहे, मंत्री बन रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री है, करीब 5 मंत्री, जिनका प्रमोशन भी होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप जो सूची दिखाई दे रहे है उसके आधार पर? देखिए मनोज जी, पहले से हम लोग ये बात करते आ रहे हैं कि अब जो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या तस्वीर बदलेगी, वो जवान होगी। ये मान के आप चलिए, जो नाम हमारे सामने अभी आ रहे हैं वो युवाओं के चेहरे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये सरकार अपने को बदलना चाह रही है, उसका स्वरूप बदला नजर आएगा। ये नई टीम होगी, नई ऊर्जा के साथ करेगी। जी जी। हर्षवर्धन जैसे लोगों की छुट्टी सिर्फ इसलिए हुए है कि कोरोना में खामियां सामने आई थी। अब सरकार को ये बताना है कम से कम कि मंत्री को हमने हटा दिया है। कोरोना में गड़बड़ी थी तो कहीं ना कहीं मंत्री उसके लिए दोषी था। तो कुल मिलाकर के ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये सरकार अपनी छवि को, अपने चेहरे को और चमकदार बनाने की कोशिश करेगी। और उसी सिलसिले में आने वाले समय में जो दिखेगा कि नए चेहरे बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जातीय समीकरण का होगा, उत्तर प्रदेश को महत्व दिया जाएगा और युवाओं की ताजपोशी होगी। कुल मिलाकर के ये तस्वीर बदलेगी सरकार की। जी जी बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है जिसमें 5 लोगों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है, 8 लोगों को, लेकिन 5 ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। चाहे हम बात कर लें अनुराग ठाकुर की, RK सिंह, या फिर और भी ऐसे 5 चेहरे हैं जिनका प्रमोशन होने जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि परफॉर्मेंस के आधार पर इनका प्रमोशन हो रहा है, चुनावी आधार भी इसमें देखा जा रहा होगा? देखिए, परफॉर्मेंस का तो अप्रेजल हुआ है। जिस तरीके से कर्मचारियों का परफॉर्मेंस देखता है कोई भी संस्थान, वैसे ही सरकार ने भी देखा है। और जैसा कि संदीप जी कह रहे थे कि सरकार को युवा सरकार के रूप में दिखाने की एक मंशा है, एक चेष्टा है। कोविड के समय जो लोगों को परेशानियां हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं, उससे लोगों में दुख है, गुस्सा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पे प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ा ही है। तो उसका परिमार्जन करने की एक चेष्टा है, एक कोशिश है, उसको धोने की एक कोशिश है। लेकिन हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्री, उनको हटाया जाना कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा जोखिम भी मोल लिया है। देखिए, संसद सत्र किन्होंने होना है, संसद शुरू होगी, उसके बाद विपक्ष निश्चित तौर पर मुद्दा बनाएगा कि आपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, इसका मतलब आपने अपनी नाकामी कबूल कर ली है। तो एक जोखिम भी है इसमें। और दूसरी बात यह है कि सरकार अपने आप को एक नए तेवर में, नए कलेवर में पेश करना चाहती है। 2024 में चुनाव होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ब्रांड मोदी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ अक्षर शर्मा भी जुड़ गए हैं, अक्षर जी से भी बात कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अक्षर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, दूसरा होगा 2 साल बाद, लगभग लंबा इंतजार भी करना पड़ा क्योंकि 53 मंत्री तो रहे लेकिन काफी पद खाली थे। और अब जो संख्या दिखाई दे रही है, कुल मिलाकर 43 लोग आज शपथ ले सकते हैं, जिसमें कुछ के प्रमोशन होंगे और कुछ नए मंत्री भी जुड़ने जा रहे हैं। 24 ऐसे नए चेहरे होंगे। लेकिन यह भी ध्यान दिया गया है कि इसमें युवाओं को जगह मिल रही है, बैकवर्ड को देखा गया है, SC ST, और सबसे खास बात यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग के भी 5 नए चेहरे इसमें जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? एग्जैक्ट फिगर तो हमें 6 बजे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने इस बार जहां जातिगत समीकरण एक बिठाने का प्रयास किया है, उसके साथ में युवा वर्ग को भी तरजीह दी है। अभी जैसे हम ये पर लगातार ही देख रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे भी आ गए। उन वरिष्ठ मंत्रियों के जो कि कुछ लोग 75 से ऊपर हो गए थे, कुछ ने, जैसे निशंक जी का स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने आगे कंटिन्यू करने के लिए अपनी अनिच्छा जाहिर करी थी। तो ऐसे कुछ लोगों से जो कि नई पीढ़ी के लोग, उनको और अच्छा, उस विभाग को और अच्छे से चला सकते हैं, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाने वाला मंत्रिमंडल अभी ये प्रतीत हो रहा है। और इसमें अच्छा जी, आपकी आवाज में शायद, या तो मुझे लग रहा फैन या AC वहां पर चल रहा होगा, इसलिए आवाज थोड़ी सी। मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ, संदीप जी के पास वापस चलता हूं। संदीप जी, आप भी कह रहे थे, क्योंकि ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जैसा हम देख रहे हैं, कई नए ऐसे चेहरे हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी है, उनको जगह मिल रही है, या भूपेंद्र यादव है,
या चंद्रशेखर प्रसाद की चर्चा भी, अजय भट्ट है उत्तराखंड से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ जब हम आते हैं तो कई ऐसे नाम थे जिनकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही थी, जैसे राकेश सिंह साहब का नाम भी चल रहा था, सांसद है, या फिर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम की चर्चा भी थी। लेकिन क्या एक ही चेहरे को जगह मिल पा रही मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को? और यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा लग रहा है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो कद भी बहुत बढ़ जाएगा। मनोज जी, अभी आधिकारिक सूची हमारे सामने बाहर नहीं आई है, सिर्फ हमारे सोर्स के हवाले से और चर्चाओं के आधार पर है। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सूची आएगी वो चौंकाने वाली होगी, कई और नाम होंगे इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास जो सूची आ रही है वो 18-20 लोगों तक की आ रही है। बीजेपी इस मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए कोशिश कर रही है कि मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग आए जो आक्रामक हों, सरकार की छवि बनाने वाले हों। जैसे आपने लेखी जी की बात की, भूपेंद्र यादव की बात की, ये बड़े विश्वस्त लोग हैं मोदी सरकार के, अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। तो ऐसे लोगों को जब आप जगह देंगे तो वो सरकार की ब्रांडिंग करेंगे। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि मोदी ब्रांड वाली बात है, तो सर का जोर होगा मोदी पर। लेकिन हर्षवर्धन जैसे मंत्री को हटाने में जोखिम भी है, ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि हर्षवर्धन जी वो सक्रिय नहीं दिखे मंत्रिमंडल में जो कोविड काल में उन्हें दिखना चाहिए था। तो सरकार कई बार अपने बचाव में ऐसे फैसले लेती है जिससे जनता में ये संदेश जाए कि कोविड में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए सीधा दोष डॉक्टर हर्षवर्धन का था, इसलिए हमने उन्हें बदल दिया। और जो नई टीम आ रही है, ये आप मान के चलिए कि ये वो लोग हैं जिनमें संभावनाएं बहुत हैं। ये राजनीति में आने वाले करीब करीब 20 साल तक सक्रिय रहेंगे। तो ये नई टीम भी तैयार की जा रही है मोदी इस टीम के जरिए, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे सोच के चलती है कि हम आज नहीं, आज के 20 साल बाद हमारी राजनीति कैसी होगी। तो इसमें बहुसंख्यक वो मंत्री बनने वाले हैं जो 50 और 55 के बीच के हैं, मतलब 15 से 20 साल वो राजनीति अभी करेंगे और पार्टी के काम आएंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, करीब 24 लोगों की सूची मेरे पास है। हालांकि इस आधिकारिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग मानकर चलिएगा आधिकारिक सूची इसको कहा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने जा रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल मंत्री बनने जा रहे हैं, पशुपतिनाथ पारस मंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार से आते हैं, नारायण राणे मंत्री पद की शपथ लेंगे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पाटिल, कपिल पाटिल, अनुप्रिया पटेल और मीनाक्षी लेखी, राहुल कसाबा, अश्विनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी, आरसीपी सिंह, दिलेश्वर कामत, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर, राजकुमार रंजन, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, हिना गावित, शोभा करंदजाले, अजय भट्ट, प्रीतम मुंडे। तो ये सब वो है। लेकिन चर्चा ये है कि कुल मिलाकर ये सूची और भी बढ़ सकती है, जिसमें 13 वकील और 6 डॉक्टरों को शामिल किया गया है, हर्षवर्धन जी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि चाहे वो टेक्नोक्रेट हो या ब्यूरोक्रेट हो, इनको जगह दी जाए ताकि एक मैसेज जा पाए सरकार का। बिल्कुल सही कहा। जिसको जनरेशन एक्स या और आगे की मान लीजिए आप, उसको संदेश देने की कोशिश है कि साहब अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही। बीजेपी नए तरीके से सोचती है, बीजेपी नए जमाने की पार्टी है। अगर इनको प्रोफेशनल्स को आप शामिल कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी की बात करें, वो टेक्नोक्रेट रहे, एक बड़ा पेशेवर चेहरा रहे, उनको शामिल किया गया। तो सरकार को लोग ऐसे चाहिए जो कि पारंपरिक राजनीति की लीक को तोड़ भी सके और कुछ नया प्रतिमान भी स्थापित कर सके, क्योंकि एक बड़ा वोटर ऐसा जुड़ा है जो कि नए तरीके से सोचता है। उसको सोशल मीडिया की भाषा में आप बात करना चाहें, वो आप समझे 90 की राजनीति वो बहुत पीछे छूट चुकी था। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक नया कलेवर और नया तेवर मोदी सरकार का वो बना पाए, ऐसे मंत्री जुड़ेंगे। और लगातार हम देखते हैं कोई भी सरकार जब लंबे समय सत्ता में होती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी उसमें जुड़ जाती है उसके साथ। तो 2024 में जो आशंकित एंटी इनकम्बेंसी है उसका तोड़ निकालने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार है। और ये मंत्रियों के पास आप देख लीजिए कि 2024 में चुनाव है, अभी 2021 आधा चला गया, मोटा मोटा 2.5 साल आपके पास बचा हुआ है और आपको उसमें अपना परफॉर्म करके दिखाना है और ब्रांड मोदी को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे ही सिंधिया भाजपा में आए हैं, कांग्रेस छोड़ के, एक नया ग्रह का उदय हुआ है, एक नया समीकरण बन गया है।
और उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद और उनका वजन बढ़ेगा। हमने देखा इंदौर में कल जब वो दिल्ली जा रहे थे, उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने के बाद, तो बहुत सारे भाजपा के नेता उनको सी ऑफ करने आए। इसमें लक्ष्मण सिंह गौर की जो पत्नी है मालिनी गौर, जो विधायक हैं, वो भी आई, मोघे जी भी वहां पे आए। तो कहीं ना कहीं भाजपा में एक नया समीकरण बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और सिंधिया के मंत्री बनने के बाद एक नया आपको युति दिखाई देगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अक्षत जी। चर्चा ये भी है कि करीब यदि हम देखें तो इसमें कई वकील, कई डॉक्टर, जो मैं हर्षवर्धन से जी भी कह रहा था, लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें बड़ी बात यह है कि ओबीसी के करीब 27 मंत्री इसमें बन सकते हैं और 11 महिलाएं हैं और एससी के करीब 12 लोगों को स्थान मिल रहा है, 5 अल्पसंख्यक वर्ग से भी आते हैं। तो क्या हर वर्ग को साधने का प्रयास भी है और इसको उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाले उससे जोड़कर देखा जाए? हर वर्ग को साधना मुख्य मुद्दा उनका जो है वो प्रशासन में, सरकार के कामकाज में किस तरह से और कसावट लाई जाए, जो नई चुनौतियां आ रही है उसमें और किसे सक्षम लोगों को, और जो सक्षम थे उनसे और अधिक सक्षम लोगों को किस तरह से किया जाए टीम में, ये प्रयास है। उसके साथ साथ ये गणित तो अपनी जगह हमेशा ही रहता है कि उनको जातिगत समीकरण है वो भी साधने हैं, और इसके साथ साथ आपने जैसा कहा कि कुछ टेक्नोक्रेट्स और कुछ ऐसे विशेषज्ञ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रयास है। जैसे पिछली बार उन्होंने जयशंकर जी को विदेश मंत्री के रूप में शामिल किया था, तो इस बार जैसे एक नाम चल रहा है अश्विनी वैष्णव का, जो कि उड़ीसा से भाजपा के सांसद हैं और पूर्व IAS हैं, IIT और ग्रेजुएट हैं, MBA भी कर चुके हैं वॉर्टन से, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय वो PMO में काम भी कर चुके हैं। तो इतने विषय के विशेषज्ञ जो है उनका नाम भी अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए चल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार का जो ध्यान है वो प्रशासन में कसावट लाना, उसको टेक्निकली किस तरह से और मजबूत करना, जिससे कि जनता के जीवन यापन को, लाइफस्टाइल को और सहज बनाया जा सके। अभी चुनौतियां कोविड को लेकर है, तो कोविड के समय में किस तरह से और अच्छे से इस पूरे इस चुनौती का सामना किया जाए, का प्रबंधन किया जाए, इसके लिए विशेषज्ञों को भी उन्होंने टीम में शामिल करने का प्रयास पूरा किया है। बिल्कुल आप कह रहे हैं। चलिए एक बार डाल लेते हैं खास नजर, कुछ खास चेहरे हम आपको दिखाते हैं। ये चेहरे शपथ ले सकते संभावित है, लेकिन जब तक सूची आधिकारिक तौर पर ना आ जाए, लेकिन लगभग मानकर चलिए जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शपथ लेने जा रहे हैं। 18 मंत्री है, सर्बानंद सोनोवाल जो शपथ लेने जा रहे हैं। ये सब वो 18 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो शपथ आज लेंगे ही, जिसमें अजय भट्ट हैं, ये भी शपथ लेने जा रहे हैं। या हम बात करें तो कपिल पाटिल जिनका हम जिक्र कर रहे थे, महाराष्ट्र से आते हैं, ये भी शपथ लेने जा रहे हैं। और शांतनु ठाकुर है, सब यूथ है, नए चेहरे हैं। पशुपति पारस बिहार से आते हैं और जब LJP का दूसरा धड़ा हुआ तो उसके अध्यक्ष भी हैं। नारायण राणे पहले मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। मीनाक्षी लेखी एक तेज तर्रार प्रवक्ता रही है भारतीय जनता पार्टी में, वकील है पैसे से। शोभा करांडले ये भी एक चेहरा है। अनुप्रिया पटेल अपना दल से आती उत्तर प्रदेश से, इनको भी पहले भी मंत्री रही हैं। हिना गावित डॉक्टर हैं मूल रूप से। अजय मिश्रा, सुनीता दुग्गल ब्यूरोक्रेट से, IRS में रही है, कई तरह का उनको अनुभव है। भागवत कराड़, भारती पवार, राजीव चंद्रशेखर। तो ये कुछ चेहरे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और SP बघेल। चलिए, तो ये कुछ चेहरे थे जो हम आपको दिखा रहे थे। इनमें से अधिकांश चेहरे, लगभग सभी वही चेहरे हैं, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई सूची नहीं होती है, मोदी जी के बारे में यही कहा जाता है कि आप दिखाते रहिए, करते रहिए। कई बार तो मुलाकात होने के बाद, आज हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, JP नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ इन सभी लोगों की करीब 24 ऐसे चेहरे थे जिनकी मुलाकात हुई है। अंदर क्या बात हुई है, सीधी सी बात है, जब मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे होंगे तो कुछ टिप्स जरूर प्रधानमंत्री जी ने दिए होंगे
और कुछ बातें हुई होगी, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें से ओबीसी के 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं और 11 महिलाएं होंगी, जिसमें से एससी वर्ग के 11 होंगे और उतने ही महिलाएं होंगी। तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। तो कुछ और भी सूची सामने होगी, लेकिन ये चेहरे पर हम बात करें। वापस लौटते हैं, संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, जो 2023-24 की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कई तरह की चुनौतियां सरकार के सामने होगी। एक तो ये कि अपनी छवि को बेहतर करना है, क्योंकि कोविड के बीच में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। तो ये जो चेहरे हैं, ये छवि चमकाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश या बाकी जहां भी चुनाव होना है वहां पर एक जातिगत समीकरण को बिठाने का काम भी दिखाई दे रहा है। मनोज जी, बात ठीक भी है कि चेहरे युवा हैं, नए लोग हैं, नई ऊर्जा है, उनकी बेहतर काम करने की उम्मीद की जा सकती है। जो बहुत पुराना नेता है वो आरोपों से भी घिरा होता है। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो नए नेता है ये आरोपों से दूर रहेंगे। तो सरकार की एक चिंता तो खत्म हो गई कि उन पर किसी भी तरह के आरोप लगेंगे, वो विवादों में पड़ेंगे। दूसरी तरफ उनने जातीय संतुलन का भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। सूची के आधार पर महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, जो उनका नारा है सबका साथ, वो इस मंत्रिमंडल में भी दिखे। सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि दिख भी रहा है। ये बताने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। बाकी ये है कि आने वाले समय में ये जो चेहरे हैं ये सरकार की कितनी ब्रांडिंग करते हैं, सरकार की इच्छा के अनुरूप कितना काम कर पाते हैं, योजनाओं को कितना क्रियान्वयन कर पाते हैं और जनता के बीच अपनी छवि और सरकार की छवि किस तरह से बना पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि ये जो चेहरे हैं ये बेदाग हैं, बड़ी संख्या में, इन पर भी किसी तरह का दाग नहीं है। तो सरकार एक मामले में तो निश्चित रहेगी कम से कम। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अक्षर जी। वही मैं आपसे समझना चाह रहा था, लेकिन जिन लोगों की छुट्टी हुई है तो क्या काम का आधार ही रहा होगा? और कुछ लोग को जो प्रमोशन मिलने जा रहे हैं, चाहे हम आर के सिंह की बात करें या फिर अनुराग ठाकुर की बात करें या किरण रिजिजू है, 5 ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रमोशन मिल रहा है। या फिर हम बात करें रेड्डी की, ये सब, किशन रेड्डी, ये सब प्रमोशन पा रहे हैं। तो प्रमोशन का आधार काम ही रहा होगा या इसमें बाकी स्टेट को भी आधार बनाया गया होगा कि प्रतिनिधित्व देना है, प्रमोशन के जरिए जनता को भी मैसेज देना है? सिर्फ काम ही परिवर्तन का आधार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर्षवर्धन जी पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। कोई मेरे साथी वक्ता कह रहे थे कि कुछ पुराने अगर राजनीति में हो जाते हैं तो कुछ न कुछ दाग लग जाता है। तो हर्षवर्धन तो दिल्ली राजनीति का बड़ा साफ सुथरा चेहरा है। उनको तो कई बार मुख्यमंत्री के लिए भी प्रोजेक्ट किया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अगर आप उनको फेल करेंगे तो वो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के सिर पे सारी ठीकरा फोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो पूरी सरकार, पूरा देश लगा हुआ था और विश्व उस महामारी से जूझ रहा है। सिर्फ एक स्वास्थ्य मंत्री को उस बलि का बकरा बना देना, ये करके कुछ गले नहीं उतरता है। तो काम उसका आधार और बेहतर करना इसका आधार हो सकता है। ये और काम को और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, उनकी जगह कोई और अच्छा व्यक्ति आ जाए जो कि इस महामारी से लड़ने में और सक्षम हो, तो ये अच्छी बात है। ये उनका कुछ प्रधानमंत्री जी का ऐसा आउटलुक रहा होगा। और नए युवा चेहरों को नई जिम्मेदारी देना, कैबिनेट में शामिल करना, ये इस बात को दर्शाता है कि वो कैबिनेट में भी जो सक्षम लोग हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी ट्रेनिंग अब राज्य मंत्री के रूप में पा ली है, अब उनको और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए। अब उसके लिए वो तैयार हो गए हैं। तो इसलिए नए चेहरों को, युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने का जो योजना बनी है वो भी शाम को अपने को मालूम पड़ जाएगी। इसके पीछे वो आधार हो सकता है। काम निश्चित रूप से इसके पीछे आधार है कि बेहतर काम हो, लेकिन जिनको हटाया जा रहा है वो उनको सिर्फ उन्होंने खराब काम किया है इसलिए हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हर्षवर्धन जी। 5 यदि लोग अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और निश्चित रूप से हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि एक पूरा वर्ग अलग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, और जिस आधार पर वोट आना चाहिए था एक भी वोट नहीं आया, जो कहा जा रहा है, जो आंकड़े दिखाई दिए। और इसी तरह की स्थितियां करीब 140 सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश में जो सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि जीत हार का फैसला उनके हाथ में होगा, लेकिन प्रभावित तो करती है। तो जो 5 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को यदि स्थान इसमें मिल रहा है, थामने का उनका प्रयास है, तो क्या ये माना जाए कि वर्ग को भी साध लिया जाएगा और एक मैसेज भी होगा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले? देखिए, एक नया मॉडल है ये, और जैसा कि मोदी सरकार का एक लोकप्रिय नारा है, सबका साथ सबका विकास,
तो कहीं न कहीं सरकार को समावेशी दिखाने की भी कोशिश है। और जो मैं जिक्र कर रहा था जी कि जो 90s की राजनीति जो थी वो अब बदल गई है साहब, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पूरे देश में राज करना है तो आपको अपनी बाहें खोलनी पड़ेगी, आपको अपने लोगों का स्वागत करना होगा जो अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। तो अल्पसंख्यकों के आने के बाद, उनको नुमाइंदगी मिलने के बाद जो एक स्टिग्मा थोड़ा बहुत रहता है कई बार बीजेपी को लेके खास वर्ग में, वो शायद बदलेगा और सरकार समावेशी दिखाई देगी। इसके साथ ही जो आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे एक निर्णायक भूमिका रहती है अल्पसंख्यकों की कुछ कई सीटों पे, तो उससे भी सध जाएगा मामला। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी मूल पहचान से तो समझौता नहीं करेगी, वो उसको बना के रखेगी। लेकिन हाँ, ये जो कदम है इससे एक समावेशी संकेत मिलेगा। संदीप जी, एक नया नाम हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश से किसको जगह मिलेगी, लेकिन वीरेंद्र खटीक जी का भी कोविड टेस्ट हुआ है और ये भी कहा जा रहा था कि थावरचंद गहलोत भी उसी वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से, तो उनकी जगह क्या वीरेंद्र खटीक जी को जगह मिल जाएगी? तो क्या ये माना जाए कि अब मध्य प्रदेश से 2 मंत्री होंगे? देखिए मनोज जी, वीरेंद्र खटीक दावेदार तो हैं, पूर्व भी मंत्री रहे हैं, बुंदेलखंड से आते हैं। जहां तक आपने थावरचंद गहलोत की बात की है, तो एक चेहरा, दूसरा चेहरा वीरेंद्र खटीक भी है। कहीं ना कहीं आपको संतुलन बनाना है, लेकिन बात फिर वही आ रही है कि मालवा निवाड़ से प्रतिनिधित्व देने की बात, और पार्टी भी ये जरूरत महसूस कर रही है। अब वो होता है या नहीं होता ये अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन चर्चाएं अभी भी इस बात की हैं कि मालवा निवाड़ का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में हो सकता है कोई। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है, मुलाकात हुई नहीं हुई ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन चर्चा ये है कि मालवा निवाड़ इलाके से भी व्यक्ति मंत्री हो सकता है, क्योंकि संतुलन तभी बनेगा क्योंकि बुंदेलखंड से एक मंत्री पहले से हैं, प्रहलाद पटेल। मालवा से अगर खाली हुई है, थावरचंद गहलोत के जाने के कारण सीट खाली हुई है, तो संतुलन बनाना होगा, तो वहां से एक व्यक्ति आएगा। वीरेंद्र खटीक वैसे कद्दावर नेता हैं और उस वर्ग से आते हैं जैसे थावरचंद गहलोत हैं, तो हो सकता है उनकी जगह ने एडजस्ट किया जा रहा हो। लेकिन आगे आने वाले समय में हमें 6 बजे शपथ में देखना होगा कि वाकई में क्या होता है। जी जी, लेकिन आप मालवा निमाड़ की बात कर रहे हैं, चलिए मैं हर्षवर्धन जी से समझ लेता हूं, मालवा निमाड़ को खूब देखते भी है। क्या अब कुछ लग रहा है कि मालवा निमाड़ से किसी को जगह मिल जाएगी? क्योंकि वीरेंद्र खटीक यदि मध्य प्रदेश से एक और स्थान पा जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा, तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अब शायद कोई जगह ना मिले। लेकिन क्या ऐसी कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी तो आज इंदौर में दिखाई दे रहे थे, तो उनके अलावा और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं या माना जाए कि शायद जगह मिल जाए? देखिए, मालवा निमाड़ से अगर कोई होता तो उसका नाम चर्चा में आता, और जहां तक कैलाश जी का सवाल है, वो तो इंदौर में थे आज, उनका निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया, तो उनका नाम तो नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है। तो मालवा निमाड़ से कोई नाम आता है तो अप्रत्याशित होगा। लेकिन ये बात सच है कि मालवा निमाड़ की नुमाइंदगी केंद्र सरकार में होनी चाहिए। मालवा निमाड़ और खासतौर पर इंदौर क्षेत्र जो है बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है प्रदेश के लिए, एक बड़ा पॉलिटिकल सेंटर भी है ऐसा देखा जाए तो। लेकिन गहलोत जी के बाद कौन होगा ये एक यक्ष प्रश्न है। और मालवा निमाड़ में आप देखें कि मालवा कहीं न कहीं सिंधिया को आप देखें, उनका पैटर्न देखें तो सिंधिया पिछले विधानसभा चुनावों से पहले भी और सिंधिया हाल ही में भी एन मंत्री बनने से पहले भी मालवा निमाड़ का दौरा ही कर रहे थे। तो सिंधिया ने अपना विस्तार लगातार किया है मध्य प्रदेश में, और मालवा निमाड़ में भी उन्होंने अपना एक बड़ा कार्यकर्ता समूह बनाने की कोशिश की है। वे जब दिल्ली के रवाना हुए कल, तो वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके रवाना हुए। उनका बाद में देवास में प्रोग्राम था, वो मंदसौर नीमच क्षेत्र का दौरा करके आ गए थे। तो इंदौर में MPCA के वे प्रमुख रह चुके हैं, उनका आज भी बहुत दबदबा है संगठन में। इंदौर में उनकी एक बड़ी समर्थक के बाद में हम बात करें तो तिलावट उनके समर्थक जो मंत्री हैं सरकार में। तो सिंधिया ने अपना विस्तार करने के दौरान मालवा निमाड़ को खास केंद्र में रखा है, लेकिन ये सच है कि वो मूलतः इस इलाके के नहीं है और इसको नुमाइंदगी यहाँ। जी जी, अक्षत जी, संतोष गंगवार रसायन एवं उर्वरक मंत्री है, बाबू सुप्रिय पश्चिम बंगाल से आते हैं, देवश्री भी पश्चिम बंगाल से आती,
और यदि हम रमेश पोखरियाल जी की बात करें, शिक्षा मंत्री थे, एक बड़ा मंत्रालय उनके पास था। ये सब वो है, जैसा हर्षवर्धन सिंह के बारे में भी आप कह रहे थे कि सिर्फ ये मान लेना, लेकिन इस्तीफा तो उन्होंने भी दिया है। दूसरा, प्रताप सारंगी ने भी इस्तीफा दिया है। ये सब वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं काम तो कर रहे थे, लेकिन क्या बाबू सुप्रियो, देवोश्री, पश्चिम बंगाल में जो हार की वजह बनी है उसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है, वहां पर भी कुछ नए लोगों को उनको मौका देना है। जिन लोगों को परफॉर्म करने का समय दिया गया था, लगभग वो अपना कार्यक्रम, अब नए व्यक्ति को उन्होंने एडजस्ट करना है। इसके लिए वहाँ पर जो और सक्षम लोग होंगे या और कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको वहाँ पर मौका देने के प्रयास, यही उद्देश्य बदलाव के पीछे रहा होगा। और पहले जो जिन नामों पर चर्चा हुई थी, जिसमें सारंगी जी का नाम आया था पहले बड़ा जोर शोर से, जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उनकी सादगी को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर काफी चर्चा हुई थी। लेकिन उस रूप में वो जो मंत्री के रूप में वैसा उनका कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम ऐसा सामने नहीं आया। तो अब उसकी जगह जो और भी नए लोग हैं उनको मौका देने का प्रयास ये शायद सोच रही हो प्रधानमंत्री की। और नए लोगों को वो हम जितना सोच पा रहे हैं, हम जितना यहाँ पर डिस्कस कर पा रहे हैं, उससे कहीं आगे की सोच उनकी होगी। तो हो सकता है कि 6 बजे हमें कुछ और भी नए नाम मालूम पड़ जाएं। कुछ लोगों के साथ तो अभी उन्होंने एक बैठक कर भी ली है, जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उनके फोटो भी आने लगे हैं कि उसके साथ कुछ लोगों के साथ लगभग 23-24 लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने एक बैठक करी है, जो कि संभावित है। तो ऐसे नाम, चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। अब संतोष गंगवार का ही आप नाम ले रहे हैं, उनकी जगह उन्हीं के क्षेत्र के बदायूं के ही BL वर्मा है, जो कि जिनको अभी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। और उनका नाम काफी तेजी से लिया जा रहा है कि वहाँ पर लोधी समाज के भी बड़े नेता हैं वो, उनको भी एक जातिगत समीकरण भी है। और अभी वहाँ पर जो यूपी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे हैं। तो एक युवा चेहरा है। इस तरह के कई और युवा चेहरे जिनको कि मंत्रिमंडल में शामिल करने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो उसके पीछे सोच जो है वो एक सक्षम प्रशासन देना और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनको जो और अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, ऐसे लोगों को टीम में रखना। जी संदीप जी, यूपी से 5 चेहरे हैं। अनुप्रिया की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें BL पटेल साहब की, जिनका BL वर्मा जी की, या फिर बघेल की बात कर लें। ये सब वो चेहरे हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। कौशल किशोर भी इसमें एक चेहरा है। क्या 5 नए चेहरे, लेकिन इसमें हमें ब्राह्मण भी नजर आ रहा है, पटेल भी नजर आ रहे हैं, कौशल किशोर भी है, मतलब हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक सी बात है मनोज जी, उत्तर प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको वहां पर अपनी फील्ड मजबूत करनी, ऐसे चेहरे आपको सामने लाने हैं जो आपके लिए मददगार हो सके। जैसा मैंने पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास का संदेश आपको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम समझें तो वहां हम देखते हैं कि वहां पिछड़ा वर्ग बड़ा निर्णायक होता है जी। राजनीतिक दलों का ध्यान भी उस तरफ होता है। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन एक चीज हमें और समझनी होगी कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो कहा जा रहा है कि 2024 के पहले का अंतिम विस्तार है, तो ये कहना हमें जल्दबाजी हो जाएगा। राजनीति के जानकार और लोगों का तो यहां तक कहना है कि जैसे ही लोकसभा का सत्र खत्म होगा, फिर दोबारा एक और विस्तार हो सकता है, जो लोग रह जाएंगे, क्योंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त रखे जाएंगे, क्योंकि सारे 80 के 80 नहीं भरे जाएंगे। तो आने वाले समय में भी संभावना रहेगी। और चुनाव को ध्यान में रखकर जब भी कोशिश होगी तो पहला लक्ष्य उत्तर प्रदेश रहेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं। और वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश की राजनीति में या केंद्र में आपको राजनीति करनी है, सत्ता में आना है, तो रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही जाएगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश को हर राजनीतिक दल मजबूत करना चाहता है, और जब आप सत्ता में होते हैं तो भागीदारी भी आप ज्यादा रखते हैं वहां की। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक चर्चा ऐसी भी आई थी कि वरुण गांधी ने ठुकरा दिया पद को, उनको मंत्री बनाया जा रहा था लेकिन उन्होंने मंत्री बनने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ कुछ और चेहरे हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई। और हमने ये भी देखा कि बिहार से नीतीश कुमार जी की मुलाकात भी हुई, उसके बाद फिर 4-5 चेहरे वहां से दिख रहे हैं। पर चिराग पासवान ने पत्र लिखा था, जगह मिल रही है, जो उनके चाचा है उनको जगह मिलने जा रही। तो क्या चिराग का नहीं होना ये एक अलग तरह का समीकरण बाद में दिखाई देगा?
देखिए, जिस तरीके से एलजेपी में फूट पड़ी और दो धड़े पैदा हो गए और कहीं ना कहीं इसका इनाम जो है वो पारस को मिलने जा रहा है और चिराग पासवान को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है और पारस को आगे बढ़ाया गया है। तो हो सकता है कि बिहार की राजनीति में पारस उनके लिए पारस पत्थर बन जाए जो कि कुछ फायदेमंद साबित हो जाए, इस वजह से किया गया है। जहां तक वरुण गांधी का आपने जिक्र किया तो वरुण गांधी का नाम निश्चित तौर पे प्रमुख दावेदारों में था, लेकिन ये प्रधानमंत्री ही जान सकते हैं कि उनका नाम क्यों पीछे किया गया, या हो सकता है कि उनका नाम हो और शायद कुछ अप्रत्याशित तौर पे मालूम पड़ जाए। तो ये 6 बजे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक वरुण गांधी की हम बात करें तो कई बार वरुण गांधी सरकार से अलहदा भी बातें करते रहे हैं, अपनी विचारधारा के अलावा भी बातें करते रहे हैं, शायद अपनी नाराजगी जताने के जरिए अपना महत्व भी दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब वरुण गांधी का नाम आप बता रहे हैं कि नहीं है साहब, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और देखते हैं 6 बजे क्या होता है, वरुण गांधी है या नहीं। चलिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास 30 ऐसे नाम हैं जो शपथ लेंगे, तो चलिए उनका एक बार आपको जिक्र कर देते हैं, चेहरा दिखा देते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं समझने का कि कौन है वो चेहरे जो शपथ लेंगे। जैसे केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ये शपथ ले रहे हैं, प्रमोशन इनका होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनी रही। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है। अजय भट्ट ये उत्तराखंड का एक नया चेहरा। कपिल पाटिल महाराष्ट्र से आते हैं। इसी तरह शांतनु ठाकुर, पशुपति पारस, नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, मीनाक्षी लेखी, शोभा करांडलजे, अनुप्रिया पटेल, हिना गावित, अजय मिश्रा, सुनीता दुग्गल, भागवत कराड़, भारती पवार, राजीव चंद्रशेखर, वीरेंद्र कुमार खटीक मध्य प्रदेश के हैं, एसपी बघेल उत्तर प्रदेश से आते हैं। और ये कुछ चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे जो शपथ लेने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर हम लौटेंगे चर्चा की तरफ। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वापस चलते संदीप पौराणिक जी की तरफ। संदीप जी, जैसा आपने कहा कि हर वर्ग को सबका साथ सबका विकास लेकर चलना है, लेकिन सरकार के सामने शायद चुनौती ये भी बड़ी होगी। एक तो जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बाकी जगह जो चुनाव होना है कि अपनी छवि को बेहतर करना है, पर जिन लोग ने इस्तीफा दे दिया है इनका कहीं पुनर्स्थापन होगा या कहीं और इनको इंतजार करना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कम लगता है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो अपने हर सक्षम नेता का बेहतर उपयोग करना चाहती है। ऐसा नहीं, हर्षवर्धन जी की दिल्ली में अपनी एक पहचान है, एक अपने तरह के नेता है, तो हो सकता है आने वाले समय में उनका सदुपयोग दिल्ली में किया जाए। संतोष गंगवार जी का उपयोग उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से किया जाए। तो संगठन को भी आपको मजबूत करना है। इस दौर में आप एक चीज देख रहे होंगे कि बीजेपी के संगठन के नेता अपना पक्ष बहुत मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का ध्यान सत्ता के विस्तार पर है, मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। तो इसके बाद आपको नजर आएगा कि संगठन की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। और जो लोग अभी बाहर हुए हैं मंत्रिमंडल से, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, और जो लोग अभी पर्दे के पीछे हैं उनको भी संगठन में स्थान दिया जा सकता है। आने वाले समय में ये चीजें भी नजर आएंगी कि सत्ता मजबूत होगी तो संगठन को और मजबूत किया जाएगा, ताकि विपक्षी हमलों का वो बेहतर तरीके से जवाब दे सके। बिल्कुल, यही बात अक्षय जी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। संगठन को आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं,
तो क्या कुछ लोगों को संगठन में स्थान देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि यहां से यदि छुट्टी होगी तो स्वाभाविक तौर पर, और ये बात सच है कि यदि कोविड को लेकर सवाल भी खड़े हुए तो कई बार सवाल इस बात को लेकर हुए कि जो बात जाना चाहिए था जनता के सामने वो नहीं जा पाई थी, और कहीं ना कहीं छवि भी किरकिरी हुई है। और इस वर्तमान कैबिनेट का जो गठन होने जा रहा है, जो विस्तार होने जा रहा है, उसमें इसका ख्याल रखा गया होगा। निश्चित रूप से जिन लोगों को मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जिनको बाहर आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया ही जाएगा संगठन में या किसी और जिम्मेदार पद पे, क्योंकि वो सभी लोग सक्षम लोग हैं। इतने लंबे समय तक उन्होंने केंद्र सरकार का हिस्सा बन के रहे हैं, कुछ न कुछ उनमें क्वालिटी रही, तभी उनका चयन इसके लिए हुआ था। और उस प्रतिभा का उपयोग, उस अनुभव का उपयोग पार्टी जो है वो अन्यत्र स्थानों पर करेगी, ऐसा हम सभी का मानना है। और जहाँ तक बात रही कोविड के हैंडल करने की, जो सरकार की उस दौरान जो छवि को एक तरह से धक्का लगा है, तो मेरा इसमें कहना है कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी थी, तो इसमें कोई भी सरकार इसमें बची नहीं है। भारत देश अकेला देश हो ऐसा नहीं है, तो इस अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूरोप के सभी देश इसमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभी पूरे विश्व भर के देशों को इनकी छवि को झटका लगा है। भारत को अलग से इसके लिए अब हमें बता देना, अलग से उसको प्रदर्शित करना कि भारत में इसका मिसहैंडलिंग हुआ है, ये ठीक नहीं होगा। जो जहां पर था उसने अपनी क्षमता के अनुसार सबसे बेहतर काम देने का प्रयास किया है, और जितना भी उसका आगे मुकाबला करने के लिए और अच्छे लोगों को सामने लाने का प्रयास हो रहा है, और उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस महामारी पर और अच्छे से काबू पाया जा सकता है। लेकिन लोगों का सहयोग उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। अभी आज ही सरकार की तरफ से बयान आया है कि जो हिल स्टेशन है उन सब पर जो भीड़ है उमड़ रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है सख्ती फिर से करनी पड़ेगी। तो लोगों को भी अब जागरूक होने की आवश्यकता है। तीसरी लहर किसी भी समय आ सकती है जी। सरकार के साथ साथ जनता का सहयोग उसमें अत्यंत आवश्यक है जी। हर्षवर्धन जी, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जैसे हिना गावित है, या फिर बात करें नारायण राणे की, कपिल पाटिल, प्रीतम मुंडे, सब महाराष्ट्र से आते, तो महाराष्ट्र को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार चली गई और शिवसेना कांग्रेस की युति और एनसीपी की युति वहां पे स्थापित हो गई, तो भाजपा इस जख्म को अभी तक तो भूल नहीं पाई है, और भाजपा इस संदेह फिर से प्रयास करेगी कि वो अगले चुनाव में इसका सत्ता का वापस इस पर काबिज हो सके। तो ये सब संकेत देता है कि महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, और महाराष्ट्र में मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और बड़ा एक शक्ति केंद्र है देश का। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में नए संकेत देखने को मिलेंगे। लेकिन जो जगह खाली हुई है, जैसे निशंक चले गए, रमेश पोखरियाल जी, एक बड़ा मंत्रालय, या उर्वरक मंत्री संतोष गंगवार की बात करें, तो क्या युवा चेहरों के हाथ में ये कमान मिल सकती है, या इस पर जो अन्य लोग होंगे जिनका प्रमोशन होने वाला उनकी तरफ जाएगा? देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, मुझे लगता है कि ये जो सीनियर मंत्री हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके पास जाएंगे, और जो नए चेहरे आ रहे हैं उनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनको भी अनुभव की दरकार है, उनको भी काम करना है। रसायन मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, और जहां तक किसानों के लिए खाद का वितरण हो या खाद का लेखा जोखा रखना हो, वो उसके पास रहता है। किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है देश का, राजनीति में संवेदनशील विषय है। तो और जहां तक आपने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय भी अभी के दौर को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। ऐसे ही जो नए लोग आएंगे उनको अभी शायद कुछ आकर्षक मंत्रालयों में राज्य मंत्री बनाया जाए, पर्यटन राज्य मंत्री बना दिया गया, खेल युवा मामले हैं उनका जिम्मा सौंप दिया गया, और जो नए टेक्नोक्रेट आ रहे हैं वो देखने वाली बात है कि उनको क्या मिलता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी। ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट, ये एक अलग मसला दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी तरह छवि निखारने की कोशिश।
स्वाभाविक सी बात है मनोज जी, अपन देख भी रहे हैं कि इस समय केंद्र की सरकार हो, उसमें ब्यूरोक्रेट्स का दखल बहुत ज्यादा है। ये साफ नजर आ रहा है। कई बार तो हमें ये लगने लगता है कि मंत्री काम नहीं कर रहे, बदले कोई और काम कर रहा है, पीएमओ से काम चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सरकारों की निर्भरता ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स पे बढ़ जाती है तो मंत्री बनाने में क्या बुराई है, तो सीधे वो काम कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकारें बदल रही हैं, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि 90s का दौर नहीं है, ये बदल रहा है। तो कुल मिलाकर के राजनीति बदल रही है, युवाओं को जगह दी जा रही है, वहीं टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को भी स्थान दिया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद हमारे सामने एक उदाहरण है कि जिन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। तो लगता ऐसा है कि आने वाले दिनों में अभी विस्तार होगा तो भी ऐसे लोगों को जगह मिलेगी, और सरकार की निर्भरता भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स से बढ़ती जा रही है। ये संदेश जा रहा है, ये कम से कम राजनीति करने वाले लोगों के लिए तो अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। बिल्कुल अक्षय जी, और हमने देखा है कि विपक्ष को जिस तरह से काम करना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी कई दफा राहुल गांधी या बाकी लोगों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन ये जो छवि निखारने का काम सरकार के चेहरे जो दिखाई दे रहा है, जो नए चेहरे यदि शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या एक सीधा सा जवाब भी होगा विपक्ष के सामने भी? और यदि ये चेहरे शपथ लेते हैं तो मुझे लगता है 10-15 दिन तो इसी पर चर्चा चलती रहेगी कि मोदी जी ने फिर कुछ नया कर दिया। जैसे सुनीता दुग्गल का चेहरा हमें सामने दिखाई दे रहा है, या हिना गावित है, ये सब वो चेहरे हैं जो चमकते हुए चेहरे हैं। युवाओं को तरजीह दी जा रही है, इस पूरे जो आपने सूची बताई है उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि युवाओं में काम करने की ऊर्जा भी अधिक है, और जो प्रतिभा उसमें उनमें देखी होगी मोदी जी ने, इसके कारण ही उन्होंने ऐसे युवा चेहरों को अपने कैबिनेट में स्थान दे रहे हैं। और अभी बात हो रही थी कि विषय के विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे पिछले दिनों उन्होंने एक नीति भी बनाई थी जिसको जो विषय विशेषज्ञ हैं, भले ही वो राजनीतिज्ञ ना हो, लेकिन भले ही वो ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हो, उन लोगों को भी ब्यूरोक्रेट्स बनाया जा सकता है, उनको डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे इंक्लूड कर सकते हैं जी। तो जब ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का प्रयोग हो सकता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए उस तरह के विषय विशेषज्ञों के साथ में जो विभाग उनको दिया जाएगा उसमें वो बहुत अच्छा इनपुट दे सकेंगे। इस सोच के साथ में प्रधानमंत्री जी ने जो विषय विशेषज्ञों को कैबिनेट में शामिल करने का मन बनाया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि थोड़ी देर बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वो चेहरे भी हम दिखा रहे होंगे, वैसे ही लगभग वही चेहरे होंगे जिनकी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। हमारे पीछे जो चेहरे दिख रहे हैं ये वही है जो मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे शाम 6 बजे। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और होगा? और जिन लोगों की छुट्टी हुई है या जिन लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है उनको कोई नई जगह मिलने जा रही है? तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे होंगे। लेकिन मंत्री पद से जुड़ी यदि कोई खबर है, क्या नया कुछ दिखने वाला है, तो बने रहिए IND 24 पर। यहां लेटे एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।